कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सिक्स क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, यानी रूरल लाइवलीहुड। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे बेसिकली जो गांव के लोग होते हैं वो किस तरीके से अपना जीवन बिताते हैं, जीवन बिताने के लिए वो कौन कौन से काम करते हैं, उन काम को करते टाइम उन्हें क्या क्या कठिनाई आती है, किस समय कौन से काम होते हैं और किस समय वो लोग खाली होते हैं। इन सारी बातों की आज हम चर्चा करेंगे। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही है जो कि आपको दिख ही रहा है कि गांव की है, जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। देखते हैं क्या क्या काम कर रहे हैं। देखिए, ये मज़दूर हैं, ये भी मज़दूर हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मतलब ईंट लगाने का काम, दीवार बनाने का काम हो रहा है यहाँ पर। ये मिस्त्री दीवार बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये स्ट्रीट वेंडर्स यानी जो फल फूल बेचने वाला है। ओके, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ फिशिंग हो रही है, यहाँ पे फार्मिंग हो रही है, राइट। ये देखिए, यहाँ पे फार्मिंग हो रही है, यहाँ पे चाय की पत्तियों को तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे बहुत जो काम गांव में होते हैं वो इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। कहानी है कलपट्टू गांव की। स्टूडेंट्स, ये कहानी जो है कलपट्टू गांव की है, जो कि समुद्र तट के पास एक गांव है, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है जिसका नाम है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं, जैसे दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा और कई काम होते हैं। टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि। मोस्टली हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि जो गांव है, मोस्टली गांव में या तो होता है पशुपालन। क्या होता है? पशुपालन। या फिर होती है कृषि, फार्मिंग। पशुपालन यानी हस्बेंड्री, या फिर कृषि यानी फार्मिंग होती है। मोस्टली हम ये जानते हैं कि गांव में जो है वो खेती होती है या पशुपालन होता है, लेकिन गांव में छोटे छोटे और भी काम होते हैं, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ईंट जो ब्रिक्स बनाने का काम होता है, वो जो भट्टा होता है वो वहाँ पे जो ब्रिक्स बनाई जाती है गाँव में बनाई जाती है। बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी आदि बनाने का काम भी होता है। ये तो हो गए फार्मिंग के काम। कुछ काम होते हैं नॉन फार्मिंग के, जैसे कि नॉन फार्मिंग के काम होते हैं नर्स, कुछ लोग नर्स हैं, शिक्षक हैं, धोबी हैं, बुनकर हैं, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार, ठीक है, और बाकी अपनी सेवाएं देने वाले। ये क्या करते हैं? अपनी सेवाएं देते हैं। तो कुछ दुकानें भी हैं गलियों में, मुख्य गलियों में जो है दुकानें होती है। बाज़ार, जैसे कि आपने देखे होंगे, बाज़ार देखे होंगे आपने, बाज़ारों में कई तरीके की दुकानें होती हैं। चाय कॉफ़ी वाले की दुकान, सब्जी वाले की दुकान, कपड़े वाले की दुकान, राइट। इस तरीके से कई सारी दुकानें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस गांव की बात की गई है, कलपट्टू गांव की बात की गई है कि लोग जो हैं यहाँ पे क्या क्या करते हैं। लोग खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे मछली पालन करते हैं। अब जब ये गांव जो है वो समुद्र तट के पास में है तो ऑब्वियसली यहाँ पर मछली पालन भी होता होगा, राइट। लोग अब साउथ में, इंडिया के साउथ में जो है नारियल के जो बाग हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है इस गांव में, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इस कलपट्टू गांव की आजीविका के बारे में कि ये किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं और क्या क्या इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। पहली हो गई तुलसी, दूसरा इनका पति रमन, बड़े खेत का जमींदार, बड़े खेत जिसके पास एक बड़ा खेत है उसका नाम हो गया रामालिंगम। देखिए यहाँ लिखा है रामालिंगम। इसकी पत्नी है कलपुत्थम। देखिए, एक पात्र है शेखर, यहाँ पर एक पात्र है रामालिंगन और करुथमा, उसकी पत्नी, रामालिंगन और करुथमा की पत्नी। तो मुख्य रूप से हम आज इन सब के बारे में बात करेंगे कि ये काम क्या करते हैं, ये काम क्या करते हैं और किस तरीके से क्या परेशानियों का सामना करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले तुलसी से। तुलसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तुलसी कहती है कि हम सब यहाँ रामालिंगम, अभी हमने पढ़ा ना कि एक पात्र रामालिंगम भी है,
हम सब रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान की खेती है, यानी चावल की खेती है। शादी से पहले भी तुलसी रामलिंगम के खेत में ही काम करती थी और शादी के बाद भी रामलिंगम के खेत में काम करती थी। वह सुबह 8:30 बजे से 4:30 शाम के 4:30 बजे तक काम करती है। जो रामलिंगम की पत्नी है करुथम्मा, वो जो मज़दूर हैं, क्योंकि रामलिंगम के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि उसके और भी काम चल रहे हैं, तो वो अपना समय वहाँ पे भी देता है। तो उसकी जो पत्नी है करुथम्मा, वो मज़दूर किस तरीके से काम कर रहे हैं, सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो काम की निगरानी रखती है। ओके। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब उन्हें नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है जब वो धान रोपती है और वो रामलिंगम के खेत में काम करती है, उसने बताया। ओके, चलिए, मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। अब इसको, तुलसी को इतना भरोसा है कि अगर रामलिंगम को कुछ भी काम होता है तो वो काम करने के लिए मुझे ही बुलाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाकी मज़दूर हैं वो एक दिन का 50 रुपये लेते हैं, तो जो तुलसी है वो एक दिन का 40 रुपया लेती है, जिससे क्या होता है कि रामलिंगम को सस्ती मजदूरी के लिए और मज़दूरों को नहीं ढूंढना पड़ता। उसको तुलसी पर विश्वास है और तुलसी को रामलिंगम पे विश्वास है कि अगर कुछ भी काम होगा तो वो उसे बुला लेगा, क्योंकि तुलसी उसके यहाँ पर जो है कम पैसे में काम कर लेती है। राइट। चलिए, जो रामलिंगम का खेत है, रामलिंगम का खेत है, वहाँ उस पर जो है चावल यानी धान की खेती लगाई जाती है स्टूडेंट्स। तो जो रामलिंगम का खेत है उसमें उसका पति है रमन, वो भी काम कर लेता है कभी कभी। तो जो अब देखिए, इसमें यहाँ पे तुलसी के काम के बारे में बताया गया है। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं कि कितने महीने में उसके पास काम होता है, कितने महीने में उसके पास काम नहीं होता है। देखिए, साल के 6 महीने उसके पास कोई काम नहीं होता, लेकिन एक तरफ साल के 6 महीने उसके पास काम ही काम होता है। जैसे बीड़ा लगाना, धान की खेती है ना, बीड़ा लगाना मतलब रोक लगाना, रोपाई करना, रोपाई मतलब बीज बोना, ये सारे काम होते हैं। जो धान के छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको ज़मीन में रोपना, ठीक है। उसकी निराई करना मतलब जो धान के साथ अन्य जो घास फूस उग जाती है उन सबको हटाना। फिर देन कटाई करना। ये सारा काम कहाँ तक चलता है? ये काम चलता है दिसंबर के मिड तक। बाकी 6 महीने उसके पास कोई काम नहीं होता, मतलब 6 महीने वो फ्री और 6 महीने बिजी, इस तरीके से वो काम करती है। लेकिन सोचने वाली बात है ना स्टूडेंट्स, बाकी 6 महीने इंसान क्या करेगा, क्या करेगा और कैसे कमाएगा? तो ये तो बहुत गलत बात हो जाती है। तो खेती, जो जिन मज़दूरों के पास, जिनके पास अपनी खेत नहीं है, उन्हें क्या करना पड़ता है? इसी तरीके से काम करना पड़ता है। और फिर जो तुलसी का पति है रमन, वो रामलिंगम की बाकी 6 महीने रामलिंगम की मिल में काम कर लेता है। रामलिंगम की मिल भी है, दुकानें भी हैं, वो इतना अमीर व्यक्ति है। राइट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, हम शेखर की बात करते हैं। हमें यह धान अपने घर ले जाकर, तो यहाँ पर शेखर अपने बारे में बता रहा है। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है, जहाँ पर हमने देखा था कि रामलिंगम के पास 20 एकड़ ज़मीन है और वो एक बड़ा किसान है। लेकिन जो शेखर है वो काफ़ी छोटा किसान है और उसके पास ज़मीन जो है वो काफ़ी छोटी है। लेकिन एक तरफ तुलसी थी जिसे अपने काम के लिए रामलिंगम के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा था। तो यहीं पर शेखर भी है, लेकिन उसके पास खेत तो है पर छोटा सा है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि खेत काफ़ी छोटा है। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके यहाँ कटाई करवा देता हूँ। तो इस तरीके से ये काम कर लेते हैं छोटे किसान। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। स्टूडेंट्स, जो शेखर है उसकी जो ज़मीन है वो छोटी है। वो अपनी ज़मीन में जो खेत में धान तो उगाता है, पर उसके लिए उसे उधार लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी फसल इतनी नहीं होती।
कि वो अच्छा कमा सके और कमाकर खुद ही बीज और खाद को खरीद सके, लेकिन उसे उसके लिए व्यापारी पर डिपेंड होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि व्यापारी से वह उधार लेता है और बीज और खाद को खरीदता है, तब जाके उसे अपने खेत में धान उगाने का मौका मिलता है। मतलब ये भी डिपेंड है। चलिए बात करते हैं आगे। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है, इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है कि वे उसी को अपना धान बेचें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है कि अब जो शेखर है उसको व्यापारी का कर्जा भी तो चुकाना है। क्यों? क्योंकि उसने उधार लिया था बीज और खेती खरीदने के लिए उससे पैसे लिए थे। लेकिन कर्जा चुकाने के लिए जो व्यापारी है वो क्या कहता है कि तुम अपना जो भी कटाई करने के बाद जो अपनी फसल होगी वो मुझे बेचोगे, मेरे अलावा किसी और को नहीं बेचोगे। तो जो व्यापारी है वो उससे क्या होता है, अब उसे शेखर को हर साल जो है बीज और खाद की ज़रूरत तो पड़ेगी, राइट। तो उसी व्यापारी के पास वो दोबारा जा सकेगा अगर वह उसको अपनी फसल बेचता है तो इसलिए उस व्यापारी को उसे अपनी बाद में जो फसल पककर तैयार हो जाती है उसे बेचनी पड़ती है। लेकिन जो व्यापारी को फसल वह बेचता है जिससे उसने उधार लिया था, वो उन्हें कम दाम में उस फसल का कम दाम देता है। क्यों? क्योंकि भाई उसने उधार भी तो दिया था, राइट। तो देखिए यहाँ पर मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। अब जो शेखर है उसके यहाँ कितना धान हुआ है? 60 बोरी। उसमें से कुछ से मैं अपना उधार चुकाऊंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब आपने देखा कि शेखर भी किसी न किसी तरीके से किसी के ऊपर डिपेंड है कि उसका जो खेत है वो छोटा है, उसे खाद और बीज के लिए किसी और पर डिपेंड होना पड़ता है और अपनी फसल जो है उसे उसी व्यापारी को बेचनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसने उस व्यापारी से कर्जा लिया होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। हमने देखा ना, इस शेखर के जैसे ऐसे बहुत सारे किसान होते हैं जिनके पास छोटी ज़मीन होती है और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने लिए बीज, खाद और खेत के लिए बीज, खाद और कीटनाशक जैसी दवाइयाँ खरीद सके, जिसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें ही अपनी फसलों को बेचना पड़ता है उन्हीं व्यापारी को। और जब वो उन्हीं व्यापारी को बेचते हैं तो उन्हें दाम मिलता है कम। जहाँ उन्हें बाजार में अगर वो जाकर बेचेंगे, जहाँ उन्हें अपनी फसल का 100 रुपया मिलेगा, तो वही व्यापारी को उन्हें बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्जा लिया होता है। वहीं वो उस व्यापारी को सिर्फ 50 रुपये में अपनी फसल को बेचेंगे। तो इससे क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण। तो ये भी एक कारण है शोषण का। कई बार क्या होता है कि इस तरीके से जो कर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर किसानों के जो मजबूरी में कर्ज लेते कर्जा इतना बढ़ जाता है कि वो जीवन भर तक का हो जाते हैं और अंत में आके किसान इससे परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अब वो करें भी तो क्या करें, कर्ज भी किस तरीके से चुकाएं? तो वो एक रास्ता देखते हैं कि क्यों ना हम आत्महत्या कर ले, वो ऐसा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो बहुत गलत हुआ ना कि ये हमारे भारत का जो नारा है वो यही है कि जय जवान जय किसान। जब जवान और किसान ही खुश नहीं है तो कैसे चलेगा, है ना। तो आपने एक तरफ क्या देखा कि एक तरफ तो हमने देखा कि जो अमीर परिवार है, मतलब जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, वो और ज़्यादा अमीर हैं, और जो गरीब हैं यानी किसान जैसे जो छोटे किसान हैं वो कर्जों तले दबते जा रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी जो गरीबी है वो और बढ़ती जा रही है। ऐसे ही देखिए रामालिंगम जैसे जो लोग हैं वो गाँव में 20% हैं, लेकिन ये कैसे लोग हैं? जो कि अमीर में आते हैं। लेकिन हम बात करें तुलसी और शेखर जैसे लोगों की, जिनकी संख्या 80% है, यानी गरीब किसानों की जो संख्या है वो ज़्यादा है अमीर किसानों के मुकाबले में। तो देखा आपने किस तरीके से कितना डिफरेंस है।
और ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि किसी के पास खेती ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा है, तो कुछ लोग जो है कर्जा दे दे के छोटे किसानों को इतना कर्ज में डुबा देते हैं कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। आगे बात करते हैं। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह, देखिए हमने अभी जाना, कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह जो छोटे किसान हैं और रामालिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। हमने क्या देखा कि तुलसी जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है वो किसके ऊपर डिपेंड है? रामालिंगम के ऊपर है। शेखर जिसके पास अपनी ज़मीन तो है, खेत तो है, पर जो बीज, खाद और कीटनाशक दवा के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड है? व्यापारी के ऊपर, यानी मनी लेंडर के ऊपर डिपेंड है। उससे क्या होता है? उसका कर्जा और बढ़ता चला जाता है, तो वो भी एक तरीके से डिपेंड है। कहीं जहाँ पर रामालिंगम और व्यापारी जैसे लोग हैं वो जो है अपने अमीरी के कारण और भी अमीर होते जा रहे हैं। जैसे रामालिंगम के पास बड़े 20 एकड़ का खेत भी है, ज़मीन भी है, तो उसने अपनी चावल की मिल भी चला रखी है। मिल के साथ साथ उसके पास दुकानें भी हैं, राइट। देखिए शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत छोटे पड़ जाते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। मतलब शेखर जैसे जो किसान हैं वो 80% हैं, लेकिन 20% जो किसान हैं वो रामालिंगम जैसे हैं। स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा? डिफरेंस जाना, भेदभाव। मतलब इससे क्या होता है? जब अमीरी और गरीबी होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, तो इससे क्या होता है? भेदभाव होता है। क्या होता है? भेदभाव। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक नागालैंड के बारे में बताया गया है। ये नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती, आप ये देख रहे हैं, ये नागालैंड में जो है सीढ़ीनुमा खेती हो रखी है, यानी जिसको टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें आपको पता है कि जो नागालैंड में है वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में जो खेती करना होता है वो मुश्किल होता है। उसके लिए वो ये तरीका अपनाते हैं। क्या करते हैं? जो पहाड़ों को जैसे एक सरफेस में तोड़, जिस तरीके से सीढ़ी बना लेते हैं इस तरीके से वो बनाते हैं। फिर आगे जो है ये मेड़ लगा लेते हैं, जिससे क्या है कि वहाँ पानी उस एरिया में रुका रहे और जो खेती है वो अच्छी हो सके। चावल की खेती के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो खेती अच्छी हो सके। तो ये दिखाया गया है कि इस तरीके से नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती यानी टेरेस फार्मिंग होती है। यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे काम करते हैं देखते हैं। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है, राइट, जिससे कि जो है पानी रुक सके। और पानी रोकने के लिए वो जो है किनारों पर मेड़ लगा देते हैं रोकने के लिए, जिससे पानी वहाँ भरा रहे और चावल की खेती के लिए वह पानी अच्छा होता है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं होता। तो एक तरफ हमने देखा कि एक गांव में इतनी ज़्यादा अमीरी और गरीबी में डिफरेंस है। एक तरफ हमने नागालैंड में देखा कि जहाँ सीढ़ीनुमा खेती हो रही है, सबके पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन स्टूडेंट वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब सब पहले एक पर्सन के खेत में काम कराते हैं, फिर सारे मिलकर दूसरे पर्सन के खेत में काम कराते हैं। तो ये हमने कहाँ देखा? नागालैंड में देखा। और हमने देखा नागालैंड में कैसी खेती होती है? टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीनुमा खेती। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, गांव के लोग जो हैं, जैसे कि जो हमारा कलपट्टू गांव है वो जो है एक समुद्र तट के पास है, तो ऑब्वियस है वहाँ पर मछली पालन भी होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया है कि जो गांव है वहाँ पर एक आजीविका चलाने के लिए मछली पालन का भी प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं एक नाव है जिसे क्या कहते हैं? कैटामैरिन कहते हैं। इस नाव को वहाँ पर क्या कहते हैं?
कैटामेरन, कैटामेरन, ठीक है। इस नाव को तमिलनाडु में कैटामेरन कहते हैं। एक छोटी नाव है जिसमें जो मछुआरे हैं वो मछली पकड़ रहे हैं, तो वहाँ की आजीविका एक तरीके से मछली पालन पर भी डिपेंड होती है। पर यहाँ पर भी क्या देखा गया है, यहाँ पर जो लोग हैं वो मिलकर काम करते हैं। क्यों मिलकर? जैसे एक ही परिवार में फूफा है, जीजा है, भाई, ये सारे मिलकर काम कर लेते हैं। क्यों? कोई किसी की अपनी नौका है, यानी किसी की अपनी नाव है, तो किसी का अपना जाल है। क्यों? क्योंकि ये जाल और ये जो नाव है ये जो है इतने महंगे आते हैं कि जिसके लिए इन्हें आपस में मिल के काम करना पड़ता है। मिल के काम करने के कारण जो भी इनकी मजदूरी होती है वो उसे आपस में बांट लेते हैं। अब इतने महंगे ये जाल और ये नाव आते हैं कि एक पर्सन उसे खुद नहीं खरीद सकता है। चलिए, अब जब मछली पकड़ने के बाद जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ औरतें दिख रही होंगी। मछली पकड़ने के बाद ये औरतें जो है उन फिशेस को जो की नीलामी यानी उसको बेच देती हैं, जिससे वो अपनी आजीविका को चलाते हैं मछली पालन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए औरतें जो है मछली बेचने का काम कर रही हैं। तो हमने क्या देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के कारण के साधन क्या क्या हैं, देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं, जैसे कि खेती करके, मछली पालन करके, अभी हमने ऊपर भी देखा था टोकरी बुनकर, इतने सारे जो छोटे छोटे काम हैं वो करके, कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरीके के काम शामिल होते हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई करना, बुवाई करना, निराई करना और कटाई करना। ये सारे किसके काम है? खेती के काम है। फसल अच्छी हो तो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। एक तरफ हमने जब तुलसी की बात कही थी तो हमने देखा था कि 6 महीने तो तुलसी के पास काम ही काम है, लेकिन अन्य 6 महीने पर तुलसी के पास कोई काम नहीं है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरीके की फसल उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानता पाते हैं। कहीं कहीं बहुत जगह जो है खेती जो कहीं कहीं चावल की है तो कहीं कहीं गेहूं की, कई तरह की खेती कई सारे एरिया में गांव के क्षेत्र में उगाई जाती है, पर जो उनके हालात हैं वो समान होते हैं। जैसे कि अगर किसानों को प्रकृति पर भी निर्भर रहना पड़ता है। क्यों? कभी तो आपने देखा होगा कि मानसून जो है इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है, जिसके कारण उनका सारा खेत डूब जाता है, फसलें खराब हो जाती हैं। अब जिस तरीके से मान लो शेखर का खेत है, अगर शेखर मानसून इतना आ गया तो अगर उसकी फसल खराब हो जाती है तो उसका कर्जा क्या है, और बढ़ जाएगा, राइट। वो उसका कर्जा और बढ़ जाएगा, वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा, राइट। तो जो प्रकृति है कभी कभी सूखा आ जाता है, खेती के लिए पानी की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये चीज़ नॉर्थ में कम होती है, भारत के नॉर्थ में कम होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सिंचाई के साधन होते हैं, परंतु साउथ में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतने सिंचाई के साधन नहीं होते, उन्हें भी प्रकृति के ऊपर डिपेंड रहना होता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा, चलिए हम जानते हैं। चलिए जानते हैं जो इस चैप्टर का निष्कर्ष हमने क्या देखा, एक बार उसको हम देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमने जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में देखा कि किस तरीके से कितने प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। एक बार हम डिस्कस करते हैं इसको। देखिए यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं कौन सी होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में हमने जाना कि जो मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको किस पर डिपेंड होना पड़ता है, मानसून पर। कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो फसल खराब हो जाती है, कभी कभी जो बारिश है वो सही मात्रा में हो जाती है तो फसल बहुत अच्छी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है, कभी कभी बारिश आती ही नहीं है, जिससे क्या होता है फसल फिर से डैमेज हो जाती है और उनका जो कर्जा है वो
बढ़ता ही जाता है। तो एक तरीके से क्या है ये बेरोजगारी, यानी सीजनल बेरोजगारी। दूसरी हम बात करें तो दूसरी है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है स्टूडेंट? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में जैसे हमने देखा, जो तुलसी थी, तुलसी के साथ साथ जो रामालिंगम के खेत में उसका पति भी काम करता था, रमन, यानी एक ही खेत में कई सारे लोग काम करें, मतलब उसका पति भी, उसके बच्चे भी, चिंकू मिंकू टिंकू सब उसमें ही काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होती है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तीसरी हम बात करें तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सपोज दैट कि मैं हूँ एक इंजीनियर, लेकिन इंजीनियर होने के बावजूद मेरे पास काम नहीं है, तो और ऊपर से फिर मैं मजदूरी भी नहीं करना चाहती, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जो काम हम करना चाहते हैं वो है नहीं, और जो काम है उसे हम करना नहीं चाहते, ये होती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके बाद क्या होगा? लोग क्या करेंगे? जब काम नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? लोग शहरों की ओर पलायन करेंगे। तो इससे क्या होगा? माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन मतलब पलायन, माइग्रेशन यानी पलायन। जब बेरोजगारी होगी तो लोग क्या करेंगे? पलायन करेंगे। आपने देखा होगा कि जब किस गांव में काम नहीं होता तो लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं, काम ढूंढने लोग शहरों में आते हैं। फिर इससे क्या होगा? जो है कंजेशन, मतलब कि देखिए, मतलब जैसे कि ये मान लो ये शहर है और इस शहर के आसपास ये सारे गांव हैं। ये सारे क्या हैं? गांव। अब इनमें जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो ये सारे एक सिटी यानी शहर की तरफ आएंगे, और शहर की तरफ आएंगे तो शहर का जो पॉपुलेशन है वो क्राउडेड हो जाएगी, ओवर क्राउडेड हो जाएगी। ओवर क्राउडेड हो जाएगी तो रिसोर्सेज, जो शहर में रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ने लगेंगे, राइट। तो इससे ये दिक्कत होगी, रिसोर्सेज की कमी होगी। रिसोर्सेज की कमी होगी तो फिर क्या होगा? रिसोर्सेज की कमी के बाद फिर होगा पुअर सैनिटाइजेशन, पुअर सैनिटेशन। क्या होगा? पुअर सैनिटेशन होगा। जब लोगों के पास रहने की जगह नहीं होगी तो क्या करेंगे? आपने देखा होगा जो फुटपाथ होते हैं कई सारे, वहाँ पर झुग्गियाँ बनी होती हैं, झोपड़ियाँ बनी होती हैं, है ना। स्लम्स एरिया होगा। जब स्लम्स एरिया होगा वहाँ पे काफ़ी सारी गंदगी होगी तो किसकी इशू आएगा? हेल्थ का इशू आएगा। अब शहरों में, सिटी में जो है वहाँ पर बच्चे जो है स्कूलों में जो पढ़ते हैं, वो जो शहरों की एजुकेशन है वो महंगी होती है। अब जो बाहर से लोग आए हुए होते हैं वो किस तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे? वो नहीं दिला पाएंगे। तो किसका इशू आएगा? एजुकेशन का इशू आएगा। किसका आएगा? एजुकेशन का इशू आएगा। तो हमने क्या देखा? पुअर सैनिटाइजेशन होगा तो हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी गंदगी होगी तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब होगा। हम अब शिक्षा अच्छी नहीं ले पाएंगे, राइट। उससे क्या होगा? जो है पुअर लिविंग स्टैंडर्ड होगा। मतलब लोग गरीब होते जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या जाना इस चैप्टर में? हमने ये सारी चीज़ें जानी कि अगर गांव में काम नहीं होगा तो पलायन होगा, और पलायन होगा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। पुअर जो है सैनिटेशन होगा, हेल्थ और एजुकेशन पर प्रभाव पड़ेगा, और ज़्यादा गरीबी आएगी। तो क्या इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए? हाँ जी, हमारी सरकार जो है वो काम करती है। जैसे कि आपने सुना होगा मनरेगा के बारे में। क्या आपने सुना है मनरेगा या नरेगा के बारे में? सरकार जैसे स्कीम चलाती है, कौन सी? मनरेगा।
देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं मनरेगा की फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ठीक है, ये एक्ट था 2005, जिसमें जो सरकार ने क्या किया था कि जो गांव के लोगों को रोजगार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया था, और उनके बदले में उन्हें क्या दिया था, उनके बदले में उन्हें पैसा दिया था, जिससे क्या हुआ कि लोगों ने पलायन करना छोड़ा, कई सारे किसानों ने या मजदूरों ने आत्महत्या करनी छोड़ी। तो इस तरीके से जो सरकार है वो ग्रामीण की आजीविका को चलाने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्लास 6 का चैप्टर 7। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ जी, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको डाउट है तो आप अपने डाउट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।